हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन से रिलेटेड, क्योंकि हालिया में आपने देखा होगा, हाल ही में अभी रिजर्वेशन पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जिसके मुताबिक जो है रिजर्वेशन की कुछ चीज़ें जो है उसमें चेंजेज देखने को आपको मिलेगी। तो आइए हम लोग इसको एक तरह से अच्छे तरह से देखते हैं। और अभी एक आवश्यक सूचना ये भी है कि यूपीएससी जो है, जो नोटिफिकेशन निकालने वाला था 14 जनवरी के आसपास, उसको पोस्टपोन कर दिया है ना। किसी आंतरिक या टेक्निकल जो कारण है, उनके कारणों को हवाला देते हुए यूपीएससी के द्वारा क्या किया गया है, जो नोटिफिकेशन आने वाला था 14 जनवरी को यूपीएससी की प्रीलिम्स की फॉर्म फिलअप करने के लिए, वह नोटिफिकेशन अब पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी डेट पता किसी को नहीं है, आयोग ने बताया भी नहीं है अपने वेबसाइट पर कि कब ये डेट आने वाला है, अर्थात कब से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा, है ना। हालांकि अगर कैलेंडर आप देखेंगे तो कैलेंडर में आपको पता लगेगा कि ऐसा बताया गया था कि 14 जनवरी को जो है वह सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स की होती है उसके लिए फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा 2026 के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया, है ना। अब एग्ज़ाम डेट अभी तो कोई बदलाव उसमें हुआ नहीं है, टाइम टेबल में कोई बदलाव हुआ नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे आप देखेंगे कि इसके चलते जो है 24 मई को जो एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स का, वह पोस्टपोन हो के 28 मई को, 26 मई को या उसके अगले हफ्ते में चला गया। ऐसा अभी कोई मतलब डेटा रिलीज नहीं किया गया है यूपीएससी के द्वारा, तो उस बात पर आप नहीं जाएंगे, आप मान के ही चलेंगे बिल्कुल 24 मई को ही आपका पेपर होने वाला है और उस हिसाब से अपने प्रीलिम्स की तैयारी को शुरू कर देंगे। तो 14 जनवरी को जो आने वाला मतलब नोटिफिकेशन था, अब किसी कारणवश उसका पोस्टपोन कर दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग कब ये आता है फॉर्म, ठीक ना। और फॉर्म भरने से पहले यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके, है ना। पहले नहीं ऐसा होता था, अभी इस वर्ष से लागू कर दिया 2025 से। तो यूनिवर्सल जो रजिस्ट्रेशन है वह आप लोग जाके अभी कर सकते हैं। फॉर्म का नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन जिनको भी फॉर्म फिलअप करना है वह पहले से ही जाके यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर अपना क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी उसमें फिलअप करने के लिए डॉक्यूमेंट से लेके जो भी चीज़ें जानकारियाँ मांग रहा है उसको आप फिलअप कर देंगे, तो केवल आपको फॉर्म भरना रहेगा। आसानी से आप उसको, यानी फॉर्म जब आएगा तो उस समय आप अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये काम अपना रेडी रखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं रिजर्वेशन क्या है। उससे पहले हम लोग देखेंगे, चूंकि आने वाले समय में यूपीएससी चूंकि यूपीएससी की भी नोटिफिकेशन आने वाली थी, मैं बात इसलिए बता रहा था कि इसमें भी रिजर्वेशन मिलता है। तो जो भी गवर्नमेंटेज जो नौकरियां होती हैं उसमें आरक्षण मिलता है। अब आरक्षण की बात अगर किया जाए तो आरक्षण लाया क्यों गया, ये जो रिजर्वेशन है ये लाया क्यों गया, आरक्षण क्यों लाया गया, है ना। तो ये आरक्षण जो है रिजर्वेशन की अगर बात किया जाए तो क्यों लाया गया है, यह मुख्य रूप से उत्थान के लिए लाया गया है, ठीक ना। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग थे उनको समान तरह से उत्थान के लिए एक तरह से आरक्षण लाया गया था, ठीक ना। अब आरक्षण में आपने देखा होगा, लेकिन संविधान में जब आप पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या गया है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे आर्टिकल खास करके 14 में, है ना, तो उसमें आपको दिखाई देगा विधि के समक्ष जो है समता दिखाई देगा, यानी विधि के नज़र में सभी लोग समान हैं, यानी सभी नागरिक की दृष्टि से हैं। फिर आर्टिकल 15 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक ना। तो यह मुख्य रूप से चाहे वो जन्म स्थान पे हो, चाहे लिंग के आधार पे हो, चाहे जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका एक्सेप्शनल आप देख क्या रहे हैं, वह आरक्षण दे रहे हैं। तो इसमें आपको दिखाई देगा यह जो शिक्षण संस्थान है, खास करके शिक्षण संस्थान में जो प्रवेश होता है उससे रिलेटेड आरक्षण जो है आर्टिकल 15 बात करता है। आर्टिकल 16 की अगर हम लोग बात करें तो लोक नियोजन में क्षमता की बात करता है ना। आर्टिकल 16 की अगर बात किया जाए जो मौलिक अधिकार का है, वह क्या कहता है, वह तो यही बात कहता है लोक नियोजन में क्षमता, लोक नियोजन में समता, है ना। समता का मतलब बराबरी, यानी सरकारी नौकरियों में जो चयन हो रहा है उसमें समता होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। बराबरी का मतलब किसी के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसके आधार पर, जन्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, स्थान के आधार पे, लिंग के स्थान पे, मतलब लिंग के आधार पे, इन सभी यानी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का यह भी क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है, मना करता है। लेकिन यह जो है रिस्ट्रिक्शन, यह इसमें छूट भी है कि नहीं है, तो बिल्कुल छूट है।
क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक है डीपीएसपी और यह जो है आपको दिखाई देगा लोक नियोजन में समता का अगर आप पूरा अर्थ निकालेंगे तो समता का मतलब बराबरी। बराबरी तभी तो होगा जब एक वर्ग, जैसे आपको पता है अंग्रेजों के जमाने के बाद या रेजिक्रेसी जब होती थी तो उसमें जब मतलब वर्गीकरण किया गया था तो यह इस तरह से वर्ग था। अब इस वर्ग को अगर यहाँ इसके समान ये सभी वर्ग हो जाएं तब तो समानता का व्यवहार कर सकता है, तब तो समानता का व्यवहार कर सकते हैं। तो इसके उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था लाई गई। अब आरक्षण की व्यवस्था लाई गई तो SC ST के आरक्षण की तो बात चल ही रही थी, लेकिन यह बात आती है 1979 के आसपास या 1977 आप कह सकते हैं। उस समय आपको दिखाई देगा 1977 के आसपास बनता है मंडल आयोग, है ना, मंडल कमीशन बनता है, मंडल आयोग बनता है। अब ये मंडल आयोग जो है यह किसके सरकार में बनता है? 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में, है ना, मोरारजी देसाई की सरकार में बनता है ना। तो मोरारजी देसाई उस समय गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होते हैं, जनता पार्टी की सरकार बनती है और उसी में मंडल कमीशन क्यों लाया गया होता है? ताकि पिछड़े वर्ग का वर्गीकरण करने के लिए, ठीक ना, ठीक है, वर्गीकरण करने के लिए, मैंने पता करने के लिए कि भारत में कितनी ऐसी जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग में है ना, कितनी ऐसी जातियां हैं, जाति में गलत लिख दिया हूं, कितनी ऐसी जातियां हैं जो किस में है? पिछड़े वर्ग में है। पिछले वर्ग मतलब बैकवर्ड में है ना, बैकवर्ड क्लासेस में है, बैकवर्ड क्लासेस में है। तो इसने बताया लगभग 3000 से अधिक जो है वह जातियां जो है वह किसके अंतर्गत आई इसमें? तो यह आई बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत, है ना, बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत। अब चूंकि चुनावी वादा किया गया था कि अगर हम निर्वाचन हमारा होता है, अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं, अगर हम सत्ता में आते हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो पिछड़े जो वर्ग हैं उनको हम क्या करेंगे? 27% का रिजर्वेशन देंगे। क्या देंगे? 27% का रिजर्वेशन देंगे। तो इसके रिकमेंडेशन को, चूंकि इनकी सरकार तो ज़्यादा देर तक रहती नहीं है, मतलब 1979 के आसपास जो है आपको दिखाई देगा कि इनकी सरकार गिर जाती है, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार आती है। तो 27% आपको जो है पता चलता है कि आरक्षण दिया गया ओबीसी को, है ना, ओबीसी को आरक्षण दिया गया। यह बातें ऐसी चलती रही। उसके बाद से 1990 या 1991 के आसपास आपको दिखाई देगा कि जो जनरल वर्ग में यानी सामान्य वर्ग में जो लोग थे, सामान्य वर्ग के जैसे मतलब जनरल वर्ग में आप देखेंगे जो स्वर्णिम मतलब मुख्य रूप से जो हिंदूज हैं उनकी बात की जा रही है। तो जो जनरल वर्ग के अंतर्गत आते हैं व्यक्ति, वह जनरल वर्ग में, सामान्य वर्ग में आने वाले व्यक्तियों पे 10% जो है वह क्या हुआ? आरक्षण लागू किया गया। 10% आरक्षण लागू किया गया उस समय। अब इस आरक्षण को चैलेंज करने के लिए मैं पूरा शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को यह मतलब पूरा हिस्ट्री में इसलिए थोड़ा सा पीछे से बता रहा हूँ बैक से, ताकि हमको पता चले कि अभी रिजर्वेशन पे जो आया है क्या मामला है, ठीक ना, इसलिए तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। हालांकि मामला आपको पढ़ने में थोड़ा सा और भी, श्री राम कमेटी भी बनी थी, इसमें बहुत सारी कमेटियाँ बनी थी। उसके बाद से सारे मामला यहाँ तक 1991 तक गया था, PV नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उस समय तक गया था, है ना। तो उसमें आपको दिखाई देगा कि 10% आरक्षण अतिरिक्त मतलब दे दिया गया किनको? जनरल को। अब ये टोटल जो मिलाया गया 27% ओबीसी और जो SC ST का आरक्षण था और प्लस यह जनरल को जो मिला दिया गया, यह 50% से क्या हो गया? अधिक हो गया। यह आरक्षण जो है 50% से अधिक हो गया। अब इसमें एक मामला चला जाता है सर्वोच्च न्यायालय में, है ना। इसके अंतर्गत एक मामला जाता है सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला जाता है। कौन सा मामला जाता है? जैसे इसी मामला को कहा जाता है इंदिरा साहनी बनाम भारत राज्य, भारत संघ, है ना, या इसी को मंडल मामला भी कहा जाता है ना, मंडल मामला भी कहा जाता है। अभी जाता है सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, इसी को चैलेंज किया जाता है जो ये 10% आरक्षण दिया जा रहता है। तो सर्वोच्च न्यायालय इसमें कहता है, एक सिद्धांत देता है। वह सिद्धांत किसका देता है? क्रीमी लेयर का। किसका? क्रीमी लेयर का। यानी आरक्षण हर हाल में, क्रीमी लेयर का मतलब, अच्छा जैसे आपको पता होगा कि क्रीमी का मतलब क्या होता है? घी, दही के ऊपर जो घी होता है उसको क्रीम कहा जाता है। यानी क्रीमी लेयर यानी मतलब एक बार कोई व्यक्ति अगर स्वाद चख लिया है तो उसके आगे आने वाले व्यक्ति को भी तो स्वाद चखना चाहिए, कि केवल एक ही व्यक्ति को चखना है। तो इसके लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत लाया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। क्रीमी लेयर का मतलब ये हो गया, कहने का ये, कि अगर एक बार किसी व्यक्ति को आरक्षण मिल गया, मतलब उसके तो उसका फिर मतलब अगला जनरेशन हो या उसको आगे जो है उसमें आरक्षण न मिले,
है ना। एक बार आरक्षण मिल गया, अगर उसका सिलेक्शन हो जा रहा है लोक नियोजन में, अगर उसका ओबीसी से या SC ST से या जिससे भी, तो मुख्य रूप से उसका आगे फिर उसके आगे आने वाला जो जनरेशन है या उसी व्यक्ति को प्रमोशन में आरक्षण न दिया जाए, ठीक ना, प्रमोशन में आरक्षण न दिया जाए। तो इसमें यह भी बात किया गया, जो आरक्षण दिया जाएगा वह प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा, यानी प्रमोशन में आरक्षण को नकारा सर्वोच्च न्यायालय। हालांकि वो अलग बात है कि SC ST का प्रमोशन में जो आरक्षण है वो आज भी अभी भी चलता है ना, लेकिन OBC के जो प्रमोशन में आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक ना। तो प्रमोशन में आरक्षण न, और एक बार अगर, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्रिमिनल लेयर का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि OBC हो गया, है ना, OBC हो गया, SC ST हो गया, है ना, जो भी वर्ग हो गया, तो इसमें अगर आपको दिखाई देगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो OBC वर्ग हो गए या SC ST जो वर्ग हो गए, इसमें अगर जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि इस OBC में टोटल मतलब इस समय अगर देखा जाए तो लगभग 3500 से अधिक जो है जातियाँ इसमें हैं। SC ST में भी आप देखेंगे तो बहुत सारी जातियाँ जो हैं यह इसमें आपको दिखाई देंगी, बहुत सारी जातियाँ आपको दिखाई देंगी। अगर एक ही व्यक्ति को बार बार आरक्षण मिल देगा तो फिर यह समानता को बढ़ावा कहाँ से देगा। आरक्षण क्यों लाया गया था, आरक्षण लाया गया था समानता को बढ़ावा देने के लिए। तो अगर जैसे मान लीजिए कि एक ही कास्ट में आप देखे होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखे होंगे, अगर एक व्यक्ति के घर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बढ़ता चला जाएगा और दूसरा ना बढ़े तो इसमें समानता आएगी, कभी कभी समानता नहीं आएगी। इसका मतलब यह तो हो गया सीधे सीधे कि असमानता को बढ़ावा देना। इसीलिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत लाया गया, और क्रीमी लेयर के सिद्धांत के अंतर्गत फिर यह भी कहा गया कि पूरा ऑन द होल पे जो आरक्षण है, ऑन द होल पे जो रिजर्वेशन है वो 50% ही दिया जा सकता है, 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता है ना। तो उस समय जो 10% आरक्षण दिया जा रहा था किसके लिए, जनरल कास्ट के लोगों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान था, तो उसको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। अब इसी के बाद आपको दिखाई देगा, इसी इंदिरा साहनी केस या मंडल कमीशन का जो केस था, इसी में आपको दिखाई देगा कि 1992 में एक आयोग का गठन किया जाता है ना। वह कौन सा आयोग बनता है, OBC कमीशन, है ना, OBC कमीशन बनता है, ठीक ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनता है। लेकिन उस समय ये संस्था सांविधिक संस्था बनता है, उस समय संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त नहीं था, उस समय केवल क्या था, सांविधिक था। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा 104वां संवैधानिक संशोधन, है ना, 104वां संवैधानिक संशोधन यह था, जिसके द्वारा क्या कर दिया गया, OBC कमीशन को एक संवैधानिक संस्था बना दिया गया, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ये मैं 100 से बता दे रहा हूँ। 101वां में जो है वो क्या किया गया है, GST को, है ना, 102वां में, सॉरी यहाँ से 104वां नहीं होगा, 102वां होगा, ठीक ना, थोड़ा सा इसको यहाँ पे मिस्टेक हो गया। 102वां संवैधानिक जो संशोधन है उसके अंतर्गत क्या बना दिया गया, OBC आयोग बना दिया गया, और एक आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद 338 में क्या जोड़ा गया, 338B जोड़ा गया। अब आपको पता है कि 338 में क्या है, SC है, मतलब SC कमीशन है, और 338A में क्या है, तो आपको पता होगा ST कमीशन है, और 338B में क्या हो गया, वह एक आयोग बना, OBC कमीशन, OBC आयोग आ गया। तो 103 में क्या था, अभी 103वां कुछ समय पहले हुआ था, उसमें 10% अतिरिक्त, ये शब्द को ध्यान दीजिएगा, यह 10% अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान करता है। अर्थात यह, अब आप बोलेंगे कि क्या 50% वाली सीमा को ये पार नहीं कर रहा है, नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ओनली का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ओनली जनरल के व्यक्तियों को ही नहीं मिलेगा ये, यह सभी वर्ग के, सभी वर्ग का मतलब जैसे OBC हो गए, चाहे SC हो गए, चाहे ST से हो गए, तो इनको जो आरक्षण मिल रहा है उसके अतिरिक्त 10% आरक्षण, खासकर जनरल को भी इसमें शामिल करके अतिरिक्त जो है 10% आरक्षण लाया गया है। ऑन द होल पे 50% का मतलब यह आपको दिखाई देगा। तो इसमें 27% ये हो गया, नेक्स्ट और जो बचा हुआ ये हो गया, तो ये 50% तो आरक्षण ये था ही साथ साथ। अब इसमें जो 10% है इस सब में क्या है, कॉमन है। ये जो EWS आप मतलब सुनते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो आरक्षण सुनते हैं, यह 10% आरक्षण सभी में है, सभी मतलब जनरल के लिए भी है, OBC के लिए, SC ST के लिए, सभी के लिए कॉमन आरक्षण है। इसलिए अभी तक आप देखेंगे कि इसको निरस्त नहीं किया गया है,
यही कारण है। और वो केवल जनरल के लिए था, इसलिए मुख्य रूप से कर दिया गया था। तो इसमें ऐसा नहीं कि केवल मतलब जनरल के लिए, जनरल में भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और उसमें भी क्राइटेरिया है, मतलब कितना हाउस होना चाहिए और कितना जो है उसका मुख्य रूप से ज़मीन होना चाहिए, उस हिसाब से है। तो कैटेगराइज किया गया, इनकम भी है उसमें, तो उस तरह से एक कैटेगराइज किया गया है। तो यह मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा कि इस तरह से यह प्रावधान बनाया गया है। अब कुछ समय पहले आपको एक चीज़ और सुनाई दिया होगा, अभी हाल ही में कुछ समय पहले, कि यह जो ओबीसी है, ओबीसी में जो आरक्षण चल रहा है, जो रिजर्वेशन चल रहा है, तो उसमें चूंकि 3500 से अधिक जातियां हैं, तो 3500 से अधिक जाते हैं, तो इसमें से जो संपन्न लोग हैं, संपन्न जो पहले से आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, वही बार बार जो है आरक्षण उनको मिलता है। तो इसके लिए एक हाल ही में एक कमीशन बना हुआ था 2013 के आसपास, ठीक ना। आप लोग बताएंगे कमेंट में कौन सा कमीशन था, क्या करने के लिए, सब डिवीजन करने के लिए, सब डिवीजन ऑफ ओबीसी, ठीक ना, ओबीसी। तो मतलब ओबीसी को सब डिवीजन कर ले, मतलब वे व्यक्ति जो आरक्षण का फायदा बिल्कुल अब उठा चुके हैं, वे जातियां जो आरक्षण का फायदा बिल्कुल उठा चुकी हैं, उनको कैटेगराइज करके अलग मतलब कैटेगरी में डालना, और जो बिल्कुल ही नहीं उठा पाए हैं उनको डालना। क्यों? क्योंकि आरक्षण का मेन बात ही यह था कि समानता को बढ़ावा दिया जाए, मतलब सभी नागरिक एक समान हो जाए। आरक्षण का मेन मतलब क्या था? समानता को बढ़ावा देना, मतलब सभी नागरिक एक बराबर हो जाए, ठीक ना। तो इस सब डिवीजन हालांकि अभी तक सब डिवीजन हुआ नहीं। अभी कुछ समय पहले SC ST में भी सब डिवीजन की बात की चल रही थी, लेकिन हो हंगामा जो है बच गया। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक मतलब कहा गया था, लेकिन हो हंगामा मच गया, केंद्र ने इसको मतलब इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं किया, ठीक ना। अब एक चीज़ आती है इसमें, जो आरक्षण जो मिलता है वह मिलता कैसे है, किस तरह से मिलता है? तो अभी मैंने आपको बताया संवैधानिक प्रावधान तो ये है कि किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, चाहे बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो। लेकिन आपने देखा कि युक्त अगर मतलब राज्य सरकार चाहे, जैसे अनुच्छेद 15 आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहा जाता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है ना। 16 क्या कहता है? 16 कहता है मतलब मौलिक अधिकार का आर्टिकल 16 कि लोक नियोजन में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहता है। लेकिन इसमें क्या कहता है? केवल शब्द लगा देता है, मतलब केवल इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और अनदर आधार पे जो है भेदभाव किया जा सकता है। तो DPSP का पार्ट भी है, और सरकार का मुख्य कदम क्या होना चाहिए? समानता को बढ़ावा देना। तो समानता को बढ़ावा देने के लिए यह रिजर्वेशन लाया गया, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लाया गया, अलग अलग चीज़ों में आपने देखा होगा, ठीक है। वो आर्टिकल 14 में आप पढ़े होंगे मौलिक अधिकार में, उतना डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स का हम लोग का क्लास है, मतलब ये जानना है कि क्यों रिजर्वेशन में क्या क्या मिलेगा। तो अभी कुछ समय पहले आपको पता होगा, पहले क्या होता था, जैसे जनरल कैटेगरी हो गया, OBC कैटेगरी हो गया, SC हो गया और ST हो गया, है ना। अब इसमें जब वैकेंसीज आती थी तो आपको पता है वैकेंसी आती है तो उसमें लिखा रहता है कि जनरल का इतना सीट है, OBC का इतना सीट है, SC का और ST का इतना सीट है, लिखा होता है, कन्फर्म है। अब इसमें होता क्या है कि SC ST वाला जो सीट अगर या SC ST का या OBC का कोई कैंडिडेट है, अगर इसका सीट फुल हो गया और यह कैटेगरी में है, इसके कैटेगरी में अगर होता है, ठीक ना, और इससे अगर अलग कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए इसमें से किसी व्यक्ति का OBC SC ST अगर व्यक्ति है, इसमें से किसी व्यक्ति का जनरल जैसे कट ऑफ आ जाए, भले वो रिजर्वेशन लिया है, रिजर्वेशन का मतलब अप्लाई वो रिजर्वेशन का किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति OBC का है, SC का है, ST का है, रिजर्वेशन उसने अप्लाई कर लिया, ठीक ना, EWS का भी है। अगर रिजर्वेशन अप्लाई कर लिया है और अप्लाई करने के बावजूद भी कट ऑफ बनता है, मान लीजिए प्रीलिम्स में, UPSC के प्रीलिम्स में, सपोज दैट मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, UPSC के प्रीलिम्स में, यहाँ से समझिएगा आपको समझ में आ जाएगा। UPSC के प्रीलिम्स 3 स्टेप एग्जाम होता है, एक मेंस होता है और एक जो थर्ड स्टेट होता है वह क्या होता है? इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स में उसने फॉर्म फिलअप किया हुआ है और उसने किया है, वो व्यक्ति OBC से है, चाहे SC से है, चाहे ST से है, चाहे EWS, मतलब रिजर्वेशन कोटा से भरा हुआ है, ठीक ना। पहले की मैं बात बता रहा हूँ, तो रिजर्वेशन कोटा से भरा हुआ है और उसका नंबर आ गया, मान लीजिए कि कट ऑफ गया है SC का, ST का, OBC का और EWS का। तो मान लीजिए कि EWS का कट ऑफ जो गया है वो 70 गया है, OBC का गया है जो मान लीजिए कि 71 के आसपास गया है, ST का जो है कट ऑफ गया है मान लीजिए कि 35 गया है, SC का जो है मान लीजिए 40 गया, सपोज दैट, है ना, सपोज दैट। जनरल का कट ऑफ जो गया है मान लीजिए वो 75 गया है ना,
75 गया है, सपोज दैट 75 गया है, 75 गया है। अब कोई व्यक्ति इसमें से अगर कोई कैंडिडेट 75 से ऊपर लाता था, मान लीजिए कि 80 ला दे, 75 ही ला दे, तो उसको किस में काउंट किया जाता था? एक तो रिजर्वेशन लेके गया, एक जनरल के काउंट में भी उसको नहीं काउंट किया जाता था, अर्थात रिजर्वेशन भी उसको मिल जाता था और जनरल के काउंट में वो नहीं आता था। यानी वो कट ऑफ तो लाया जनरल जैसे, लेकिन रिजर्वेशन वाले कोटे में उसको गिना जाता था, चाहे वो मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, तीनों स्तर पर ऐसे ही काम होता था। अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, उसमें ये बताए गए हैं खास तौर पे कि जो एक कैटेगरी है, चाहे ओबीसी हो, चाहे ओबीसी हो गया, चाहे एससी हो गया, चाहे एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, है ना। ईडब्ल्यूएस सब में कॉमन मैंने इसलिए पहले बता दिया, ये नहीं कि केवल जनरल को मिलेगा या जनरल हो गया। तो अगर कोई व्यक्ति जैसे कट ऑफ 75 है, इसका 71 है, इसका जो है 70 है, इसका 35 है, इसका 40 है ना, कट ऑफ है। और अगर कोई व्यक्ति इन आरक्षित वाले से, मतलब रिजर्वेशन से अगर रिजर्वेशन का वो फिलअप किया हुआ है और जनरल कोटे से उसको क्या हो गया, मुख्य रूप से जनरल कोटे से मिल गया, जनरल कोटे से अधिक जो है नंबर आया है, तो नंबर अगर आया है तो एक बार अगर वो रिजर्वेशन का लाभ ले लिया है तो, और उसके बावजूद उसका जनरल कोटे में आ रहा है, जनरल से ज़्यादा नंबर आ रहा है, तो उसको जनरल में काउंट किया जाएगा, है ना। इस तरह का है। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं क्या क्या पॉइंट है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो पहले क्या था, किस तरह से था, अभी मैंने आपको बताया कि एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ठीक, वैसे ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10% जो मिला हुआ है, अतिरिक्त मिला हुआ है, यानी इन सब में वो कॉमन है 10%, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, है ना, केवल जनरल के नहीं है बल्कि सभी के लिए है, ठीक ना। तो सम्मिलित रूप से मिला के 50% आरक्षण सीमित माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में 1992 के इंदिरा साहनी, अभी मैंने बताया इंदिरा साहनी केस क्या था, मंडल आयोग का केस क्या था, वही चीज़ है, ठीक ना। तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं, यूपीपीसीएस देने वाले हैं, बीपीएससी 72वीं आने वाली है उसको भरने वाले हैं, तो पहले से ही अपनी तैयारी को बूम कीजिए और अच्छा मतलब करने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च की जा चुकी है, तो इस समय ऑफर है, आसानी से आप इसको परचेज कर सकते हैं दिए गए नंबर पर कॉल करके, ठीक ना। तो मुख्य निर्णय क्या है, लेटेस्ट निर्णय क्या हुए हैं, तो उसमें ये बताया गया है, मुख्य रूप से बताया गया है कि अगर आप रिजर्वेशन वर्ग का लाभ लेते हैं, चाहे उम्र में, चाहे टेस्ट में छूट, कुछ में भी, अगर रिजर्वेशन वर्ग का अगर आपने लाभ लिया है तो आप जनरल या अनारक्षित सीट पर दावा कभी भी नहीं कर सकते। पहले क्या होता था कि जनरल का जो सीट होता था ज़्यादा नंबरों में निकलता था, 705 सीट मान लीजिए निकल गया जनरल का, ईडब्ल्यूएस का मान लीजिए कुछ निकल गया, एससी का कुछ, ओबीसी का कुछ सीट निकलता था, ऐसे वैकेंसी निकलती थी। अब रिजर्वेशन वाला ये अगर फुल भी हो जाता था, तो रिजर्वेशन अगर कट ऑफ आता था या जनरल का कट ऑफ आता था, तो उसमें से जनरल वाले कट ऑफ में से एक दे दिया जाता था। जितने कैंडिडेट का आता था वह जनरल से भी दावा कर सकते थे, ओबीसी वाले भी, एससी वाले भी, एसटी वाले भी। लेकिन अब क्या हो गया, अब जनरल या अनारक्षित सीट पर दावा वो नहीं करेंगे, अपने रिजर्व वाला जो सीट होगा उसी पे वो दावा कर सकते हैं, अगर वो रिजर्वेशन का अगर वो लाभ ले रहे हैं तो। अगर रिजर्वेशन का लाभ नहीं लिए हैं तब तो कोई बात नहीं, तब तो जनरल सीट बिल्कुल उनको मिल सकता है, लेकिन अगर रिजर्वेशन का लाभ ले लिए हैं वो, तो उनको जनरल सीट नहीं प्रोवाइड होगी, ठीक है, आ रहा है समझ में। फिर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को अगर प्रीलिम्स का किसी सुविधा या छूट का लाभ मिलता है तो आखिरी तक उसकी सीट पर आरक्षित सीट तक ही सीमित रहती है। मतलब अगर प्रीलिम्स में जो रिजर्वेशन लिया है तो मेंस में भी रिजर्वेशन ही के अंतर्गत उसको गिना जाएगा और इंटरव्यू में भी उसी कैटेगरी के अंतर्गत गिना जाएगा जिसका सर्टिफिकेट उसने लगाया हुआ या जिसके तहत उसने आरक्षण का लाभ लिया हुआ है, ठीक ना। ठीक, अब उसके बाद से वह जनरल सीट पे दावा नहीं कर सकता है। अगर कोई उम्मीदवार बिना किसी राहत आरक्षण के लाभ के मेरिट सूची में या जनरल मेरिट में आता है तो सामान्य अनारक्षित श्रेणी के लिए चुना जा सकता है, लेकिन रिजर्वेशन वाले में अगर उसने अप्लाई किया है तो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मैंने कहने का मतलब साफ साफ ये है कि अगर कोई व्यक्ति रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहता है, रिजर्वेशन सीट पर अगर उसने अप्लाई किया है, रिजर्वेशन का लाभ लेके प्रीलिम्स पास किया है, मेन्स पास किया है, इंटरव्यू पास किया है, मेरिट में ऑन द होल पे आ रहा है, तो रिजर्वेशन वाले सीट में ही वो अपनी सीट का दावा करेगा, जनरल वाले में नहीं कर सकता है, जनरल के सीट में नहीं कर सकता है। और अगर वह आरक्षित सीट होने के बावजूद भी उस व्यक्ति का वह रिजर्वेशन का लाभ नहीं लिया हुआ है और अनारक्षित रूप में भरा हुआ है, भले वो आरक्षण के लाभार्थी का पात्र हो लेकिन अनारक्षित में वो भरा हुआ है, तो उसको मतलब आसानी से जनरल वाला सीट भी क्या हो सकता है, प्रोवाइड कराया जा सकता है। कहने का मतलब यह है ऐसे मामलों में आरक्षण समय पर कोई लाभ नहीं लिया गया है, इसलिए मेरिट खुद तय करेगी कि वह उम्मीदवार समान श्रेणी में है कैसे है, ठीक ना।
तो यूपीएससी में आपने पता है कि सिविल सेवा परीक्षा जो होती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होता है, उसके बाद से आपको दिखाई देगा कि एक ही चरण में मतलब लाभ एक ही तरह से मिलता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति उम्मीदवार आरक्षण छूट लेता है तो यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस तक आगे बढ़ता रहता है, अंतिम मेरिट के बावजूद आम जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकता, ठीक ना, ये बताया गया है। जैसे अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट एससी जो है, कोई मतलब शेड्यूल कास्ट का अगर उम्मीदवार है और मेरिट में अच्छा स्कोर पाया है, बहुत ज़्यादा मतलब नंबर पाया है, समान श्रेणी कट ऑफ पार कर लिया है, यानी समान श्रेणी का कट ऑफ मान लीजिए कि 1010 है और उसको पार कर लिया है, ठीक ना, 1000 इसका 20 आ गया है, इस तरह से आ गया है, लेकिन उसने आरक्षण लाभ छूट ली है, इसलिए वह जनरल सीट पर दावा जो है नहीं कर सकता है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आरक्षण के बीच संतुलन क्या है? तो पिछले दशकों में देखा जाए तो आरक्षण का जो है मुद्दा ऐसे ही बना रहता है। जैसे आप जाएंगे महक लेके घूमेंगे, मतलब घूमने अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टसल पॉइंट है ना। कोई कहेगा कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, कोई कहेगा आरक्षण होना चाहिए, कोई आरक्षण के दम पे ही लड़ जाएगा, कोई आरक्षण के लिए ही लड़ जाएगा, कोई आरक्षण ना मिल रहा है उसके लिए लड़ जाएगा, आपस में ही लड़ जाएंगे, है ना। लेकिन जो लोग लड़ रहे हैं वो भी उसका मतलब नहीं समझ रहे हैं, जो नहीं मतलब ये कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो भी उसका मतलब नहीं समझ रहे हैं क्यों लाया गया था, क्यों जरूरी है। और जो आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं या आरक्षण के लिए मतलब बोल रहे हैं, वो भी उसका मतलब नहीं समझते हैं पूर्ण रूप से लोग, मतलब जो उस कैटेगरी के हैं कि हाँ मतलब क्यों ये जरूरी है। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतलब एजुकेटेड नहीं है वो, इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षा का स्तर बढ़ता चला जाए, मतलब शिक्षा स्तर का मतलब क्वालिटी ऑफ अगर एजुकेशन मिलता रहे, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में जानने की मतलब जानकारी प्राप्त होगी, और जानकारी प्राप्त होगी आसानी से उनको आरक्षण मिलेगा। तो देखिए देश को आज़ाद हुए कितने वर्ष हो गया? 10 वर्ष के लिए शुरुआत में आरक्षण लाया गया था, यह प्रत्येक 10 वर्ष बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आज भी आप देख रहे होंगे समानता नहीं आई है ना। सामाजिक समानता अलग चीज़ है, लेकिन आर्थिक समानता भी नहीं आई है। और वैसे अभी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट है, कारण है, जिसके कारण आपको दिखाई देगा ये सारी चीज़ें, है ना। और इसमें भी खामियां मतलब आपको दिखाई देगी कि सब डिवीजन उसका जरूर होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे, खैर मैंने तो देखा है, बहुत लोग इस पे टिप्पणी भी करेंगे, लेकिन मैं जो बात सही बता रहा हूँ, SC ST में भी बहुत लोग हैं जिनके घर मतलब बढ़िया हाई फाई, वैसे जनरल वाले किसी के घर में वैसे सारी चीज़ें नहीं होंगी। बहुत कुछ ऐसे गरीब परिवार भी है जनरल में, OBC में, जिनके घर वैसे चीज़ें नहीं होंगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि SC ST में मतलब गरीब लोग नहीं है, बहुत मतलब है ऐसा, लेकिन कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, है उनके पास रिजर्वेशन भी लिए हुए हैं, फिर बार बार उनको ही रिजर्वेशन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उनके पास चूंकि पहले से आर्थिक चीज़ें हैं, और आर्थिक चीज़ें होने के कारण उनके अगली पीढ़ी या उनकी पीढ़ी को रिजर्वेशन मिल गया। अब मिलेगा तो उनका लड़का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाएगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाएगा तो फिर उनको ही आरक्षण मिलेगा। तो बाकी के जो वर्ग के लोग हैं, उसी वर्ग के जो बाकी लोग हो गए, उनके और उसके बीच में क्या हो जाएगा? असमानता का गैप बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ गया। तो और अनदर जो लोग हैं उनको भी समानता लाने के लिए, समान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराना चाहिए, या इसका सब कैटेगराइज भी करना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हालिया कुछ समय पहले कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो उसका भी मतलब ऐसे हालांकि विरोध होने लगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन वास्तव में इसका जमीनी हकीकत आप जान सकते हैं कि उसमें भी अगर सब कैटेगराइज इसका कर दिया जाए तो जो लोग प्राप्त कर चुके हैं उनको छोड़ के बाकी जो रिजर्वेशन होगा, जैसे 17 कुछ अगर रिजर्वेशन बात की जाए SC ST की, तो उसमें अगर आप देखेंगे जो लोग ले चुके हैं वही बार बार ले रहे हैं, और उनको हटा दिया जाए तो जो बचेगा, तो जो शेष बचे हुए लोग हैं उन पर मिलेगा, तो उनके बच्चे फिर मतलब आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे उसमें समानता भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ऐसी समानता कोई 1-2 दिन का चीज़ नहीं है कि आसानी से क्रिएट हो जाएगा, आसानी से बदल जाएगा। जमीनी स्तर पर भी इसके लिए काम करना होगा, जैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो गया, प्राथमिक शिक्षा का स्तर हो गया, है ना, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें ध्यान देने होंगे, ठीक ना, जिसके कारण होगा। ऐसा नहीं कि कोई मतलब ऐसे कह दिया गया आरक्षण ना आरक्षण, तो आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसके पक्ष में अगर मुझसे अगर आप पूछते हैं तो मिलना चाहिए। इसका बहुत सारे कारण हैं, जिम्मेदारी प्रथा से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। वो किस आधार पर मिलना चाहिए, किस तरह से मिलना चाहिए, वो आपके ऊपर है ना। एक चीज़ और भी होती है कि अगर किसी को पूर्ण रूप से केवल देते जाओ पैसा देते जाओ तो वो आलसी हो जाता है, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हकीकत तो मानना ही पड़ेगा कि बिल्कुल हमारे मतलब जैसे अंग्रेजों के शासन के समय से और अभी तक रैजी कृषि से लेके जो देश आज़ाद हुआ था उससे पहले तक कैसे सारी चीज़ें थी। हालांकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे, बहुत सारी जगह पे आपको ऐसा चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर रिजर्वेशन मिलने की बात जो है अगर कहा जाए तो उसके सपोर्ट में मैं बिल्कुल हूँ कि हाँ मिलना चाहिए, लेकिन उसका उचित बंटवारा होना चाहिए, उचित तरह से मिलना चाहिए, है ना। यह सबसे बड़ी मतलब जरूरी है, ठीक। तो फैसला इसी पर
चरण दर चरण स्पष्ट नीति देता है। बिना लाभ के मेरिट जनरल में दावा, और कोई भी लाभ लिया अगर हो तो केवल आरक्षित श्रेणी तक ही वो क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। तो यही मुख्य रूप से चीज़ें थी। उसमें क्या होता है आपको पता होगा कि एज में भी छूट मिलता है, इवन जो है अटेम्प्ट जो है उसमें भी छूट मिलता है। अगर कोई व्यक्ति रिजर्वेशन ले लिया हो, अटेम्प्ट में छूट मिल रहा हो, तो फिर वो जनरल सीट का दावा कैसे कर सकता है। तो इसके मतलब जनरल सीट का दावा करेगा मतलब जनरल का भी सीट उसमें से क्या हो गया, कम हो गया। तो उसके लिए यह मुख्य रूप से निर्णय आया हुआ था। और आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं रोज़ बताता हूँ आपको कि अगर आप लोगों में से कोई यूपी पुलिस कांस्टेबल भर रहा है, यूपीएसआई भर रहा है, तो बिल्कुल हमारे टीम से जुड़िए, मतलब हमारे यूट्यूब चैनल से। और डेली फ्री में सारे पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, सारे कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। बिल्कुल आप अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम जो है ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं, और सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं, ठीक ना। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जाना कैसे यूपीएससी के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हालांकि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, आपको पता होगा कि इसका वर्णन आर्टिकल 315 के आसपास में आपको देखेंगे, मतलब 315 में देखने को मिलेगा। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा इनका निर्वाचन मतलब नियुक्ति होती है, ठीक ना। तो यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक, और इसके सलाह जो है राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। राष्ट्रपति जो है सदन पे यूपीएससी के जो है सलाह है उसको रखते भी हैं, और सदन पे वो भी कारणों को रखा जाता है जिसको नहीं अपनाया गया, नहीं बताया गया, ठीक ना। तो ये एक संवैधानिक संस्था है। और मुख्य रूप से जो यूपीएससी का फॉर्म फिलअप करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी न्यूनतम आयु जो है वह 21 वर्ष होनी चाहिए, है ना। अलग अलग उसके वजह से मैक्सिमम आयु की अगर बात किया जाए तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अटेम्प्ट है, और अलग अलग आयु जो है उसमें छूट भी मिलती है, ठीक ना। तो इसके बारे में फॉर्म फिलअप से रिलेटेड और भी कोई जानकारी होगी तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। और फॉर्म जो है फिलअप करते समय पहले तो मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, आप अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर तैयार करने, और यूपीएससी की वेबसाइट पर जाइए और ज़रूर यूनिवर्सल जो है रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है उसको कर लीजिएगा, ताकि फॉर्म आएगा तो आसानी से आप मतलब भर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।